हेलो साथियों, वेलकम टू प्लैनेट 4। आप सभी को टीम विक्रम का नमस्कार। डोनाल्ड ट्रंप को सबक सिखाने के लिए भारतीय मूल की शेरनी एक बार फिर से अमेरिका में गरज उठी है। इस बार उसकी आवाज में पुराना दर्द भी है और नया जुनून भी। उसने तानाशाह ट्रंप को सीधे ललकार लगाते हुए कहा है, मैं अभी हार मानी नहीं हूं, मैं अभी थकी नहीं हूं, मैं कहीं गई भी नहीं हूं, बल्कि मैं दुगनी ताकत के साथ वापस आ रही हूं। और बस इतना कहना था कि अमेरिका के सियासी गलियारों में तूफान मच गया। कमला हैरिस की इस वापसी ने ट्रंप कैंप में हड़कंप मचा दिया है, जैसे किसी ने सोए हुए शेर के आगे मशाल जला दी हो। उन्होंने खुलकर कहा है कि व्हाइट हाउस में अब एक महिला राष्ट्रपति आने वाली है और सब समझ गए, इशारा किशोर है। डोनाल्ड ट्रंप के लिए यह पल मानो सबसे बड़ा झटका साबित हुआ है। कहा जा रहा है कि जब हाल ही में हुए अमेरिकी चुनावों में बाइडेन जिद पर अड़े थे दोबारा राष्ट्रपति बनने के लिए, उसी जिद ने डेमोक्रेटिक पार्टी को हार का स्वाद चखाया था। और फिर नतीजा वही निकला, ट्रंप जीत गए और उन्होंने अमेरिकी धरती से भारतीयों को हथकड़ी लगाकर बाहर निकालने का सिलसिला शुरू किया। यह वही पल था जिसने कमला हैरिस के भीतर की आग को फिर से भड़का दिया। उनके लिए यह न सिर्फ राजनीतिक हार थी, बल्कि एक भारतीय बेटी के सम्मान पर लगा दाग भी। और अब शायद वो उसी का बदला लेने मैदान में लौट रही हैं। उन्होंने चौंकाने वाला ऐलान करते हुए साफ कह दिया, मैं अब भी जिंदा हूं और व्हाइट हाउस का सपना अब भी मेरी आंखों में चमक रहा है। उनके इस तरह बयान ने जैसे अमेरिका की राजनीति में बिजली गिरा दी हो। लोग कहने लगे, ये वही शेरनी है जो हार से नहीं डरती और वापसी उसके खून में है। अब सबकी नजरें टिक गई हैं कि क्या कमला हैरिस सच में तानाशाह ट्रंप के सामने दोबारा रणभूमि में उतरेंगी, या इस गरज के पीछे कोई और कहानी छिपी है। और वैसे भी आजकल डोनाल्ड ट्रंप को छोटी छोटी बातें जो उनके खिलाफ हो रही हैं, वो भी बर्दाश्त नहीं हो रही। जैसे ही कोई उनके विरोध में कुछ बोल देता है, मानो उनके अहंकार पर किसी ने सीधा वार कर दिया हो। वजह साफ है, अब ट्रंप खुद को न सिर्फ अमेरिका का बल्कि पूरी दुनिया का तानाशाह मान बैठे हैं। उन्हें लगता है कि उनके फैसले ही आखिरी हैं और उनके शब्द ही कानून। लेकिन हाल ही में जब कनाडा के एक छोटे से राज्य में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगन की एक पुरानी वीडियो क्लिप चली, तो ट्रंप का चेहरा देखने लायक था। उस क्लिप में रेगन ने साफ कहा था कि अमेरिका जो टैरिफ दुनिया भर में लगाता है, वो दिखने में तो ताकत का प्रतीक लगता है, लेकिन असल में वो अमेरिका की ही जड़ों को खोखला कर रहा है। टैरिफ उसकी मैन्युफैक्चरिंग को तबाह कर रहा है, नौकरियों को निगल रहा है। बस फिर क्या था, कनाडा ने वो क्लिप चलाई और ट्रंप भड़क गए। उन्होंने गुस्से में आकर कनाडा के साथ ट्रेड डील को होल्ड पर डाल दिया। यह दिखाता है कि अब ट्रंप अपने अहंकार पर जरा सी भी चोट बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, और इसी घमंड की दीवार को तोड़ने के लिए कमला हैरिस ने मैदान में हुंकार भर दी है। देखिए, ट्रंप ने अपने अहंकार में आकर अमेरिका के साथ साथ दुनिया के कई देशों से रिश्ते तबाह कर दिए हैं। आज यूरोप उनसे नाराज है, जापान और साउथ कोरिया उनसे खफा हैं, और पूरा एशिया उनकी टैरिफ नीति से तिलमिलाया हुआ है। ट्रंप को लगता था कि उनके हर संकट का हल उन्हीं के टैरिफ हथियार में छुपा है। वो सोचते थे कि इस हथियार से वो युद्ध रोक देंगे, सरकारें पलट देंगे और शायद नोबेल प्राइज भी जीत लेंगे। लेकिन नतीजा क्या निकला? उन्होंने उसी टैरिफ हथियार से अमेरिका की रीढ़ पर खुद वार कर दिया। अब जब कोई उन्हें यह सच्चाई दिखाने की कोशिश करता है, तो वो उसे अपनी नाकामी समझकर गुस्से में फट पड़ते हैं। आज की तारीख में अगर आप देखें तो पूरा एशिया एक नए गठबंधन की ओर बढ़ रहा है। जापान, साउथ कोरिया, भारत और फिलीपींस जैसे देश जो कभी अमेरिका के बेहद करीबी हुआ करते थे, अब एक एक करके चीन के साथ नए व्यापार समझौते साइन कर रहे हैं। वहीं कनाडा और यूरोप जैसे पुराने साथी भी अब ट्रंप की नीतियों से किनारा करने लगे हैं। और यहीं पर कहानी में मोड़ आता है, क्योंकि अब इस तानाशाह की चुनौती को कोई और नहीं बल्कि वही भारतीय मूल की शेरनी लेने जा रही है, जिसकी हुंकार से अमेरिका की राजनीति एक बार फिर हिलने वाली है। और अब IMF ने पूरे एशिया को सख्त चेतावनी दी है कि अगर ट्रंप के टैरिफ की मार से खुद को बचाना है तो पूरे एशिया को एकजुट होना पड़ेगा। जिस तरह यूरोपियन यूनियन ने ट्रंप की दबंगई के सामने डटकर खड़ा रहना सीखा है, उसी तरह अब एशिया को भी अपना यूनियन बनाना होगा, ताकि पूरा एशिया आपस में खुलकर व्यापार कर सके और 12 से आने वाले किसी भी तानाशाह के टैरिफ के सामने डटकर खड़ा रह सके, झुके नहीं, टूटे नहीं। यही सुझाव IMF ने दिया है और इस बयान के बाद एशियाई देशों में हलचल मच गई है। उधर देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को अपमानित करने की कोई कोशिश बाकी नहीं छोड़ी, लेकिन जब वे भारत को झुका नहीं पाए तो आखिर में प्रधानमंत्री मोदी को अपना मित्र बताने लगे। असल में उन्हें डर है कि भारत कहीं चीन के करीब न चला जाए, मगर उनकी बातों और उनके कर्मों में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ वो भारत को दोस्त कहते हैं, दूसरी तरफ उन्हीं ने भारतीयों को जंजीरों में बांधकर भेजा, वीजा की फीस बढ़ाई और भारत में निवेश करने वाली कंपनियों को खुली धमकी दे डाली। इतना ही नहीं, उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था का मजाक उड़ाते हुए उसे डेड इकोनॉमी तक कह दिया। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने यूरोप की धरती से ही पश्चिमी देशों को खुलकर ललकारा है। उन्होंने ट्रंप को सख्त संदेश देते हुए कहा कि भारत की व्यापार और विदेश नीति किसी की धमकी या डेडलाइन से तय नहीं होती। उनका बयान न सिर्फ जोश से भरा था, बल्कि पूरे विश्व के सामने भारत की रीढ़ की मजबूती का ऐलान था। पीयूष गोयल ने ट्रंप को जोरदार जवाब देते हुए वो कह दिया जो कोई सोच भी नहीं सकता था,
उनका बयान ट्रंप के घमंड पर सीधा वार था और यही दिखाता है कि भारत अब डरता नहीं, दबता नहीं, रुकता नहीं। जब कनाडा जैसे देशों की ट्रेड डील ट्रंप के अहंकार के कारण अटक गई तो भी भारत के मंत्री बेखौफ खड़े रहे। उन्होंने खुलकर आवाज उठाई और ट्रंप की नीतियों के खिलाफ बोलने से जरा भी नहीं हिचके। ये पूरा घटनाक्रम साबित करता है कि भारत अपने उसूलों पर अडिग है, चाहे सामने दुनिया का सबसे ताकतवर देश ही क्यों ना हो। और आखिर में झुकेगा नहीं भारत, क्योंकि अंत में ऊंचा रहेगा तो बस हमारा तिरंगा। आगे हम बताएंगे वही भारतीय मूल के लोग जिन्हें ट्रंप बार बार अमेरिका में निशाना बना रहे हैं, वो कैसे उसी अमेरिका को बचाने में सबसे बड़ा योगदान दे रहे हैं। इस पर एक बेहद महत्वपूर्ण रिपोर्ट सामने आई है जो ट्रंप की आंखों की पट्टी हटा देने वाली साबित हो सकती है। आज अगर आप देखिए तो अमेरिका की दीवारें हिलती दिख रही हैं। यूक्रेन युद्ध में उलझकर वो खुद को बचाने के लिए अमेरिका से मदद मांग रहा है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप उसे बचाने के बजाय उस पर दबाव बना रहे हैं कि यूक्रेन अपना जमीन सरेंडर कर दे। ब्रिटेन ने तकरीबन 5000 मिसाइल भेजने का फैसला किया है जो यूक्रेन तक पहुंचकर उसकी रक्षा करेंगे, और फ्रांस समेत यूरोप के सारे देश अब एकजुट होकर यूक्रेन की रक्षा के लिए खड़े हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के अंदर हालात बुरे हैं। खबरें आ रही हैं कि सरकार के पास सैनिकों के वेतन देने के लिए भी पैसे नहीं हैं और कुछ ट्रंप के मित्र ही डोनेशन देकर अमेरिकी सैनिकों की पगार निभा रहे हैं। यह सब दिखाता है कि उस सुपर पावर की अकड़ अब धीरे धीरे फिसलती जा रही है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि रूस ने इस पूरी गर्माहट के बीच एक ऐसा खुलासा किया है कि जल्द ही यूक्रेन को रोकने के लिए कुछ बहुत ही पॉजिटिव संकेत नजर आ रहे हैं। इसके पीछे की सच्चाई क्या है, हम आगे विस्तार से जानेंगे। तो चलिए इन सभी खबरों को जानते हैं बेहद विस्तार से, आसान भाषा में। सबसे पहले जानते हैं कि कमला हैरिस ने दोबारा चुनाव लड़ने का संकेत क्यों दिया। तो कमला हैरिस ने अपने हालिया इंटरव्यू में साफ कहा कि वो अभी खत्म नहीं हुई हैं, यानी उनकी राजनीतिक यात्रा अभी बाकी है। उन्होंने 2028 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव को लेकर बड़ा संकेत दिया है। उन्होंने कहा कि वो अब भी राजनीति में सक्रिय रहना चाहती हैं और ये विश्वास रखती हैं कि एक दिन व्हाइट हाउस में कोई महिला राष्ट्रपति बनेगी। दरअसल हैरिस ने बीबीसी को दिए इंटरव्यू में कहा कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी जनता की सेवा में बिताई है और यह सेवा उनके खून में है। यह बयान उनके आत्मविश्वास और राजनीतिक महत्वाकांक्षा दोनों को दर्शाता है। उन्होंने यह भी बताया कि भले ही उन्होंने अभी कोई औपचारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन उनके अंदर फिर से जनता के बीच जाने का जोश बरकरार है। उनके इन शब्दों से यह साफ झलकता है कि वो अपने पिछले हार से टूटने के बजाय उसे अपनी अगली चुनौती की तैयारी मान रही हैं। अगले भाग में आप समझते हैं कि कमला हैरिस ने डोनाल्ड ट्रंप पर तानाशाही के आरोप क्यों लगाए। तो हैरिस ने ट्रंप को तानाशाह कहकर अमेरिकी राजनीति में फिर हलचल पैदा कर दी है। उन्होंने कहा कि ट्रंप ने अपने शासनकाल में आलोचकों और विरोधियों के खिलाफ सरकारी एजेंसियों का गलत इस्तेमाल किया। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि प्रसिद्ध टीवी होस्ट जिम्मी किमेल को सिर्फ एक राजनीतिक मजाक के कारण सस्पेंड कर दिया गया था। हैरिस का मानना है कि यह ट्रंप की असहिष्णुता का प्रतीक है जो लोकतंत्र की आत्मा के खिलाफ है। उन्होंने उन बिजनेस लीडर्स और संस्थाओं को भी आड़े हाथों लिया जो ट्रंप की नीतियों के आगे झुक गए और उनके फैसलों का विरोध नहीं कर पाए। हैरिस के इन बयानों से यह जाहिर होता है कि वो खुद को ट्रंप की नीतियों के खिलाफ एक वैचारिक योद्धा के रूप में पेश कर रही हैं। वो चाहती हैं कि अमेरिकी जनता समझे कि लोकतंत्र में तानाशाही सोच की कोई जगह नहीं होनी चाहिए, और यही सोच शायद उन्हें 2028 में फिर मैदान में उतारेगी। साथियों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप देश, दुनिया, डिफेंस और इकोनॉमी की 100 से ज्यादा खबरें एक साथ एक ही जगह पर एक ही समय में फटाफट रोज देखना चाहते हैं तो कृपया हमारे साथ जी चिल्स चैनल पर जुड़िए, जहां हम रोज शाम 9 बजे आपके लिए दुनिया की तमाम सारी खबरें एक साथ लेकर आते हैं। जी चिल्स चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए अब जानते हैं कि ट्रंप के टैरिफ से एशिया की अर्थव्यवस्था क्यों डगमगाई। तो जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एशिया से आने वाले उत्पादों पर भारी टैरिफ लगा दिए तो इसका असर पूरे क्षेत्र की आर्थिक हड्डियों तक पहुंच गया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने साफ कहा कि एशिया की रीढ़ व्यापार है, और जब व्यापार की धमनियों पर अमेरिकी शुल्क का बोझ पड़ा तो विकास की सांसें धीमी पड़ गईं। चीन, जो पूरी दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब है, अब अमेरिकी बाजार पर निर्भरता के कारण चोट खा रहा है। यही वजह है कि एशिया को अब आत्मनिर्भर बनना होगा। IMF ने सलाह दी है कि एशिया अपने भीतर की दीवारें गिराए, यानी जो गैर शुल्क बाधाएं हैं उन्हें कम करे, ताकि एक देश का संकट पूरे क्षेत्र को प्रभावित ना करे। उदाहरण के लिए, अगर चीन पर टैरिफ लगता है तो उसका असर भारत, वियतनाम या मलेशिया की सप्लाई चेन पर भी पड़ता है। अगर एशिया एकजुट होकर व्यापार बढ़ाए तो यह अमेरिकी दबाव से बचने का सबसे सशक्त उपाय होगा। अब सुनते हैं कि एशिया को किन सुधारों से मिल सकती है स्थिरता और शक्ति। तो IMF का सुझाव है कि एशिया को यूरोपीय संघ जैसा क्षेत्रीय एकीकरण अपनाना चाहिए, ताकि एक समान नियम, मानक और व्यापारिक ढांचे तैयार किए जा सकें। इससे व्यापारिक लागत घटेगी और देशों को वैकल्पिक बाजार मिलेंगे। एशिया के लगभग 60% औद्योगिक सामान का व्यापार पहले से क्षेत्र के अंदर होता है, लेकिन अंतिम उत्पादों का केवल 30% ही इसी क्षेत्र में बिकता है।
इसका मतलब यह है कि एशिया के देश अब भी अमेरिका और यूरोप पर अत्यधिक निर्भर हैं। अगर ये निर्भरता घटाई जाए और आंतरिक व्यापार को बढ़ाया जाए तो ये एशिया की जीडीपी में 1.5% तक का अतिरिक्त उछाल ला सकता है, जबकि दक्षिण पूर्व एशिया के देशों को 4% तक का फायदा मिल सकता है। इस दिशा में गैर शुल्क बाधाओं को कम करना, सेवाओं के क्षेत्र में सुधार करना और पूंजी के गलत आवंटन को रोकना आवश्यक होगा। इससे एशिया की अर्थव्यवस्था न केवल मजबूत बनेगी बल्कि भविष्य के वैश्विक झटकों के सामने अडिग भी रह सकेगी। चलिए अब जानते हैं कि पीयूष गोयल ने पश्चिमी देशों को कैसे आईना दिखाया। तो बर्लिन ग्लोबल डायलॉग के मंच से भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने दुनिया के सामने एक सटीक और सशक्त संदेश दिया। उन्होंने उन पश्चिमी देशों को खुलकर ललकारा जो रूस से तेल खरीदने पर भारत को निशाना बना रहे थे, लेकिन खुद छूट मांगने में लगे हैं। गोयल ने कहा कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोच्च रखता है और किसी भी बाहरी दबाव या धमकी में झुकने वाला नहीं है। उन्होंने जर्मनी और ब्रिटेन के उदाहरण देकर बताया कि वही देश जो अमेरिका के प्रतिबंधों से राहत चाहते हैं वही भारत की आलोचना करते हैं। गोयल ने इस दोहरे रवैये को वैश्विक पाखंड बताया और साफ कहा कि भारत किसी समझौते पर बंदूक की नोक पर हस्ताक्षर नहीं करेगा। उन्होंने यह भी दोहराया कि भारत अब आत्मविश्वासी राष्ट्र है जो अपने निर्णय खुद लेता है और किसी की कठपुतली नहीं है। यह बयान वैश्विक मंच पर भारत की स्वतंत्र पहचान और नीति के दृढ़ स्वरूप को दिखाता है। अगले भाग में आप समझते हैं कि भारत की व्यापार नीति कितनी मजबूत और आत्मनिर्भर है। तो गोयल ने आगे कहा कि भारत यूरोपीय संघ और अमेरिका दोनों के साथ व्यापारिक वार्ता कर रहा है, लेकिन जल्दबाजी में कोई समझौता नहीं करेगा। उन्होंने बताया कि व्यापार केवल लाभ का खेल नहीं बल्कि राष्ट्र की प्रतिष्ठा और दीर्घकालिक रणनीति से जुड़ा निर्णय है। भारत हमेशा सोच समझकर कदम उठाता है ताकि आने वाले वर्षों में देश की स्थिति और मजबूत हो। उन्होंने ये भी कहा कि भारत अब डेडलाइन या डिक्टेशन पर नहीं चलता बल्कि दिशा और दृष्टि पर चलता है। इस बयान ने यह स्पष्ट कर दिया कि भारत का हर निर्णय आत्मनिर्भर सोच से निकलता है। यूरोपीय संघ द्वारा जनवरी 2026 से रूसी तेल पर पूर्ण प्रतिबंध की घोषणा के बीच भारत का यह रवैया उसकी रणनीतिक स्वतंत्रता का प्रतीक है। दुनिया अब देख रही है कि भारत न केवल आर्थिक शक्ति बन रहा है बल्कि एक वैचारिक नेतृत्व भी बन रहा है जो संतुलन और आत्मसम्मान दोनों को साथ लेकर चलता है। आइए अब जानते हैं ट्रंप की आलोचना के बावजूद भारतीय प्रवासियों का असली आर्थिक योगदान क्या है। तो इस पैराग्राफ में बताया गया है कि अमेरिका में कुछ राजनेता और समर्थक भारतीय प्रवासियों पर नकारात्मक रुख रख रहे हैं, पर तथ्य अलग कहानी कहते हैं। रिपोर्ट का मुख्य बिंदु यह है कि भारतीय पेशेवर, इंजीनियर, वैज्ञानिक और H-1B वीजा पर काम करने वाले लोग अमेरिकी अर्थव्यवस्था के मजबूत स्तंभ हैं। ये लोग उच्च शिक्षा और कौशल लेकर आते हैं, नई कंपनियों और स्टार्टअप्स में काम करते हैं, तकनीक और सेवा सेक्टर में इनोवेशन लाते हैं और टैक्स एवं उत्पादन के जरिए अर्थव्यवस्था को बढ़ाते हैं। इसलिए व्यक्तिगत राजनीतिक बयानबाजी और सोशल मीडिया पर नफरत फैलाना अलग बात है, वहीं आर्थिक आंकड़े ये दिखाते हैं कि भारतीयों की उपस्थिति अमेरिका के वित्त पर सकारात्मक प्रभाव डालती है। इस हिस्से का उद्देश्य पढ़ने वाले को यह समझाना है कि भावना और आंकड़े अक्सर मेल नहीं खाते और नीति बनाते समय भावनाओं के बजाय ठोस आर्थिक फायदों पर ध्यान देना जरूरी है। अगले भाग में आप समझते हैं मैनहट्टन इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट और H-1B वीजा का महत्व। तो इस रिपोर्ट के ठोस निष्कर्षों की व्याख्या की गई है। रिपोर्ट कहती है कि राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय प्रवासी सरकारी खर्च और कर्ज पर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं और H-1B वीजा धारक विशेष रूप से आर्थिक वृद्धि में योगदान करते हैं। इसलिए रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि उच्च कौशल वाले आव्रजन को प्राथमिकता दी जानी चाहिए और लंबित ग्रीन कार्ड की कटौती के लिए नीतिगत परिवर्तन करने चाहिए। यह हिस्सा यह स्पष्ट करता है कि आव्रजन नीति केवल मानवीय मुद्दा नहीं है, यह आर्थिक रणनीति भी है और सही चयन से दीर्घकालिक सरकारी खर्च और कर्ज को संतुलित किया जा सकता है। चलिए अब जानते हैं कि ब्रिटेन ने यूक्रेन को 5000 मिसाइलें देने का फैसला क्यों किया। तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री कियर स्टारमर ने यूक्रेन को 5000 हल्की मल्टी रोल मिसाइलें देने का बड़ा ऐलान इसलिए किया क्योंकि रूस लगातार यूक्रेन के ऊर्जा ढांचे और नागरिक क्षेत्रों पर हवाई हमले कर रहा है। सर्दियां नजदीक हैं और इस मौसम में रूस का मकसद यूक्रेन की बिजली व्यवस्था को तबाह कर उसे ठंड में झुकाने का रहता है। इसलिए ब्रिटेन ने तय किया कि यूक्रेन की रक्षा क्षमता को तुरंत बढ़ाया जाए ताकि वो रूस के ड्रोन और मिसाइल हमलों को रोक सके। स्टारमर ने साफ कहा कि यह कदम यूक्रेन की सुरक्षा को मजबूत करेगा और ब्रिटेन अपने मिसाइल उत्पादन को तेजी से आगे बढ़ाएगा। इस घोषणा से यह भी साफ हो गया कि ब्रिटेन अब केवल शब्दों में नहीं बल्कि वास्तविक सैन्य मदद में उतर चुका है। इसके साथ ही उन्होंने दुनिया को संदेश दिया कि रूस की आक्रामक नीतियों के खिलाफ पश्चिमी गठबंधन अब पूरी तरह एकजुट है। अब समझते हैं कि कोएलिशन ऑफ द विलिंग की बैठक में क्या तय हुआ और रूस पर कैसे बढ़ा दबाव। तो इस बैठक में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रन और अन्य देशों के नेता मौजूद थे जिन्होंने रूस को आर्थिक और सैन्य दोनों मोर्चों पर कमजोर करने की रणनीति पर चर्चा की। सबसे अहम बात यह हुई कि सभी देशों ने मिलकर यह तय किया कि साल के अंत तक रूस के तेल और गैस को पूरी तरह वैश्विक बाजार से हटाया जाएगा ताकि उसकी युद्ध निधि सूख जाए। ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस ठंड का इस्तेमाल हथियार की तरह करता है, इसलिए सहयोगी देशों को अब रूस की ऊर्जा कंपनियों और शैडो फ्लीट पर भी प्रतिबंध लगाने होंगे। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस की 2 बड़ी गैस कंपनियों रोजनेफ्ट और लुकोइल पर प्रतिबंध लगाए, जिसे स्टारमर ने निर्णायक कदम कहा। फ्रांस ने इसे टर्निंग पॉइंट बताया, यानी युद्ध की दिशा बदल सकती है।
लेकिन रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने चेतावनी दी कि अगर किसी ने उसकी सीमा में गहराई तक वार किया तो जवाब बहुत गंभीर और विनाशकारी होगा। इस प्रकार यह पूरी स्थिति अब यूरोप, अमेरिका और रूस के बीच नए तनाव और संभावित टकराव की ओर इशारा कर रही है। चलिए अब जानते हैं कि रूस, अमेरिका और यूक्रेन की शांति वार्ता आखिर किस दिशा में बढ़ रही है। तो बात शुरू होती है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खास दूत किरिल दिमित्रियव से, जिन्होंने दुनिया को झकझोर देने वाला बयान दिया कि रूस, अमेरिका और यूक्रेन अब जंग खत्म करने के बेहद करीब हैं। यह वही युद्ध है जिसने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिला दी और वैश्विक राजनीति में आग लगा दी थी। लेकिन अब तस्वीर बदलती दिख रही है। दिमित्रियव के मुताबिक दोनों देशों के बीच डिप्लोमेसी तेज हो चुकी है और पुतिन तथा ट्रंप के बीच बातचीत का रास्ता पहले से साफ दिखने लगा है। ट्रंप ने पहले बुडापेस्ट में होने वाली मुलाकात को रोक दिया था क्योंकि रूस तत्काल सीज फायर पर राजी नहीं था, लेकिन अब संकेत साफ है कि दोनों पक्ष अपने अपने हितों को सम्मान देने की शर्त पर आगे बढ़ना चाहते हैं। यानी अब यह लड़ाई टैंकों से नहीं, मेजों पर शब्दों से तय होगी। इस पूरी कवायद का सबसे दिलचस्प हिस्सा यह है कि यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की, जो पहले रूस के खिलाफ सख्त थे, अब बॉर्डर लाइनों पर बातचीत के लिए तैयार दिख रहे हैं। यह बदलाव बताता है कि कूटनीति की जमीन पर कोई भी जंग स्थायी नहीं होती। जब राष्ट्रों के हित टकराते हैं तो समाधान का रास्ता भी उसी में छिपा होता है। अब सुनते हैं कि अमेरिकी प्रतिबंधों के बीच रूस की रणनीति कैसे पलटवार में बदली। तो अमेरिका ने रूस की 2 बड़ी ऑयल कंपनियों पर नए प्रतिबंध लगाकर दबाव बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन दिमित्रियव ने साफ कहा कि यह कदम उल्टा असर करेगा। उन्होंने कहा कि तेल की कीमतें अब वैश्विक स्तर पर बढ़ेंगी और रूस कम बैरल बेचकर भी ज्यादा पैसा कमाएगा। यानी आर्थिक मोर्चे पर रूस खुद को नुकसान से नहीं बल्कि फायदे की स्थिति में ला सकता है। दिमित्रियव ने यह भी कहा कि संवाद का रास्ता कभी बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि वही असली पुल है जो जंग से शांति की तरफ ले जाता है। यही कारण है कि उन्होंने मियामी और वॉशिंगटन में कई गुप्त मुलाकातों की योजना बनाई है ताकि आर्थिक सहयोग और निवेश पर नए रास्ते खुलें। वहीं यूक्रेन ने दोहराया है कि वो किसी ऐसे समझौते को नहीं मानेगा जो रूस के कब्जे को वैध ठहराए। कुल मिलाकर अब हालात ऐसे हैं कि दुनिया की सांसें थमी हुई हैं, क्योंकि अगर यह वार्ता सफल होती है तो यह केवल युद्ध का अंत नहीं बल्कि नए विश्व संतुलन की शुरुआत होगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना है। जल्द मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।